नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर रिक्त स्थान है नहीं बैठते हैं, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। सामान रखे, पैसे रखे, हाथ धरे या पैर रखे। तो राइट ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा कि उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। राइट ऑप्शन सी इसका होगा। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सूक्ति, इनमें से सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो होगा सु प्लस उक्ति, ये सही संधि विच्छेद होगा। राइट ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। इसमें दीर्घ स्वर संधि है, पूछे कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि इसमें है। ठीक है, राइट ऑप्शन ए है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। यानी कि विलोम शब्द चुनना है यहाँ पर। तो बंधन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बांधना, रिश्ता, पकड़ना या मुक्त। तो बंधन का अर्थ होता है बांधना, ठीक है, और मुक्त का अर्थ होता है छोड़ना। तो बांधना, छोड़ना। राइट ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। बंधन का विलोम शब्द हो जाएगा मुक्त। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के हैं। वात्सल्य, भयानक, श्रृंगार या अद्भुत। तो संयोग और वियोग जो कि श्रृंगार रस के 2 प्रकार हैं। राइट ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगर इसका स्थायी भाव पूछेंगे तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, और श्रृंगार रस जो कि रसों का राजा भी कहा जाता है। रसों का राजा कौन सा रस कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है। तो पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, या पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। तो पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसका कर्मवाच्य हो जाएगा कि पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। राइट ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। ठीक है, जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। निम्न में से कौन सा शब्द का उपसर्ग से बना है? तो उपसर्ग जो कि किसी भी शब्द के पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो इनमें से कौन सा शब्द का उपसर्ग से मिलकर बना है? तो राइट ऑप्शन है कपूत शब्द जो कि का उपसर्ग से मिलकर बना है। ठीक है, राइट ऑप्शन सी इसका होगा। काढ़ा कड़ुआ है, इस वाक्य में कड़ुआ किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, सर्वनामिक है, या फिर संख्यावाचक विशेषण है? तो यहाँ पर संख्या की बात नहीं की गई है, सर्वनामिक विशेषण भी नहीं होगा, मात्रा की भी बात नहीं हो रही। यहाँ पर गुण बताया गया है कि काढ़ा कैसा है, तो काढ़ा कड़ुआ है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला प्रश्न है, वद्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दंड, निंद, वंदनीय या फिर मध्य। तो वंद्य का विलोम शब्द होगा निंद। करेक्ट ऑप्शन बी इसका होगा। अगला, सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? रूपरेखा, रूपरेखा, रूपरेखा या रूपरेखा। तो इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द है रूपरेखा। राइट ऑप्शन ए है, ये इसकी सही वर्तनी है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? तो स्थान, पैठ, गति और पहुँच। तो इनमें से स्थान जो कि पुल्लिंग शब्द है ये स्त्रीलिंग नहीं है। शेष, पैठ, गति और पहुँच ये तीनों जो कि स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो राइट ऑप्शन ए इसका होगा। अगला प्रश्न है, क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है? तो यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक है, विधानवाचक है, प्रश्नवाचक है, या फिर निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। तो क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सी है इसका। अगला, भ्रमर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो भ्रमर जो कि तत्सम रूप है, ठीक है, और इसका तद्भव रूप हो जाएगा भौरा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, भ्रमर का तद्भव होगा भौरा। अगला है, लड़का आया, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य वर्तमान का, सामान्य भविष्यत का, अपूर्ण वर्तमान का,
या सामान्य भूत का। तो लड़का आया इस वाक्य में क्रिया जो कि सामान्य भूतकाल का बोध करा रही है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो व्यष्टि का विलोम शब्द होगा समष्टि, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। और प्राची का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्राची का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतीचि, ठीक है। और षष्ठी का विलोम शब्द क्या होगा? तो षष्ठी का विलोम शब्द होगा प्रलय। और व्यक्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो व्यक्ति का विलोम शब्द हो जाएगा समाज। ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से कन्नौजी, ब्रजभाषा और बुंदेली, ये तीनों जो कि पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। लेकिन बघेली ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इनमें से बघेली नहीं है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं? तो कन्नौजी आती है, ब्रजभाषा आती है, बुंदेली आती है, राजस्थानी आती है, राजस्थानी भाषा आती है, बांगरू भाषा आती है। तो ये भाषाएं जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। सीता नहीं पढ़ती है इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो वाच्य जो कि 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सीता नहीं पढ़ती है इस वाक्य में कर्तवाच्य हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। क्रिया के रूपांतर को कर्तवाच्य कहते हैं, ठीक है। क्रिया के उस रूपांतर को कर्तवाच्य कहते हैं जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता का बोध है कि कौन नहीं पढ़ता है? तो कर्ता सीता है, यहाँ पर सीता नहीं पढ़ती है, इसलिए यहाँ पर सीता कर्ता की प्रधानता है, इसलिए कर्तवाच्य हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी है। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महो प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, मही प्लस उत्सव या फिर माँ प्लस उत्सव। तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस उत्सव। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें गुण स्वर संधि है, ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन बी है इसका, ठीक है। अगला है, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? मैंने घर जाना या था। तो इस वाक्य में मैंने यहाँ पर अशुद्ध है, मुझे घर जाना था, ये वाक्य सही इस प्रकार होता कि मुझे घर जाना था, ना कि मैंने घर जाना था। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। देशभक्ति में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है या फिर अव्ययी भाव समास है। तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। वह समास जिसमें पूर्व पद यानी कि पहला पद है देश तथा उत्तर पद यानी कि बाद का पद जो कि यह भक्ति के मध्य कारक चिन्हों का लोप होता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और तत्पुरुष समास जो कि 6 प्रकार का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या फिर क्रियावाच्य है। तो पुस्तक पढ़ी जाती है इस वाक्य में जो कि कर्मवाच्य है। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पुस्तक पढ़ी जाती है तो कर्मवाच्य यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है? तो अव्यय वह शब्द होते हैं जिनका किसी भी संज्ञा या सर्वनाम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। प्राचीन, मोटा, गरीब और, तो इनमें से अव्यय शब्द होगा और, यानी कि इसका कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मोटा का मोटी, मोटे इस तरीके से हो, प्राचीन का अर्वाचीन, गरीब अमीर, लेकिन और का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और इस तरीके से नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन डी है और ही अव्यय है यहाँ पर। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा होगा? पूर्ण विराम होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, उपविराम होगा या फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा। तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा, ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा इस तरीके से। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है, पूर्ण विराम चिन्ह ये होता है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो परामर्श किस तरीके से लिखा जाएगा? परामर्श लिखा जाएगा, परामर्श लिखा जाएगा या परमर्श या परामर्श। तो परामर्श सही वर्तनी इनमें से हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी में। परामर्श इस तरीके से लिखा जाएगा, डी राइट ऑप्शन है।
किस अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है? रूपक अलंकार में, अतिशयोक्ति अलंकार में, संदेह अलंकार में या फिर व्यतिरेक अलंकार में? तो इनमें से व्यतिरेक अलंकार में उपमान की उपेक्षा उपमेय को काफ़ी बढ़ाकर पेश किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है तार तार करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? खुश होना, धज्जियाँ उड़ाना, मंत्र जपना या ध्यान करना? तो तार तार करना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि धज्जियाँ उड़ाना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? अक्षय, अनंत उत्तर, अमिट या फिर अपार? तो जो छीण ना हो सके इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अक्षय। करेक्ट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 351 या अनुच्छेद 343? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक है या फिर परिमाणवाचक है? तो यहाँ पर देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है क्योंकि देश भर की बात हो रही है इसलिए स्थान की बात हो रही है। तो राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? मागधी, शोरसैनी, अर्धमागधी या फिर ब्राचड़? तो खड़ी बोली जो कि शोरसैनी अपभ्रंश से निकली है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। और शोरसैनी अपभ्रंश से विकसित अन्य भाषाएं हैं जिसमें पश्चिमी हिंदी है, शोरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी है, ठीक है, राजस्थानी है और ब्रजभाषा जो कि पश्चिमी हिंदी से निकली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो उपमा में सादृश्य की प्रधानता होती है और रूपक में तादात्म्य अभेद की। तो ये सही है। रूपक में उपमेय में उपमान का आरोप होता है, उत्प्रेक्षा में संभावना है, ये भी सही है। यमक में केवल शब्दों की आवृत्ति होती है, लाटानुप्रास में शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम शब्द है? उऋण, उऋणी, कृतज्ञ या फिर अऋणी? तो इनमें से ऋणी शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा उऋण। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा कृतघ्न। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए अनेक शब्द भी आते हैं। कृतज्ञ किसको कहते हैं? तो उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है और उपकार को ना मानने वाला इसके लिए एक शब्द होगा कृतघ्न। ठीक है, और मानने वाला इसके लिए हो जाएगा कृतज्ञ। तो ये भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है? प्रेम पात्र की मधुरवाणी, भयानक, वीर या फिर रौद्र? तो प्रेम पत्र की मधुरवाणी जो कि उद्दीपन का कार्य करती है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है? तो प्रत्यय बाद में ही जुड़ा होगा, तो सन यहाँ पर नहीं होगा। हट आ सकता है या सनसन, तो ये भी नहीं होगा। आहट या हट, तो इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? तो सनसनाहट में आहट प्रत्यय प्रयोग किया गया है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। इसके अन्य शब्द देखें आहट प्रत्यय से जो बनते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो घबराहट जो कि आहट प्रत्यय से बना है। ठीक है, हड़बड़ाहट हट प्रत्यय से बना है, ये भी आहट प्रत्यय से बना है। और बौखलाहट आहट प्रत्यय से भी बना है। गड़गड़ाहट आहट प्रत्यय से बना है। और चमचमाहट जो कि आहट प्रत्यय से बना है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। अभ्युदय के संपादक कौन थे? गुलाब राय, मदन मोहन मालवीय,
माखनलाल चतुर्वेदी या बालकृष्ण भट्ट। तो अभ्युदय के संपादक जो कि मदन मोहन मालवीय थे। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। और बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा संपादन किया था? तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का संपादन किया था। हिंदी प्रदीप का संपादन इनके द्वारा किया गया था। और माखनलाल चतुर्वेदी ने तो कर्मवीर का संपादन जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया था, ये ध्यान रखेंगे। आगे अनुच्छेद दिया गया है, इसको पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक अनुच्छेद पढ़ना है। मनुष्य की 70 से 80% लंबाई जीन्स द्वारा निर्धारित होती है। बाकी 20 से 30% के लिए अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं। पहला, पोषण, जिसमें आहार में प्रोटीन की कुल मात्रा, खनिज खासकर विटामिन प्रमुख योगदान देते हैं। दूसरे, हार्मोन, जिसमें मानव वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, यौन हार्मोन, एंड्रोजन व एस्ट्रोजन तथा थायराइड हार्मोन प्रमुख हैं। इनमें मानव वृद्धि हार्मोन का सबसे बड़ा योगदान रहता है। किसी व्यक्ति के शरीर में मानव वृद्धि हार्मोन किस मात्रा में बनता है, इस प्रक्रिया को भी बहुत से कारक प्रभावित करते हैं। व्यक्ति कितनी शारीरिक कसरत करता है, उसे रात में पूरी नींद मिल पाती है या नहीं, ये दो कारक मानव वृद्धि हार्मोन के नैसर्गिक उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। स्वास्थ्य का भी लंबे होने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं या जिन्हें कोई दीर्घकालिक रोग हो जाता है, उनकी लंबाई अपेक्षानुसार नहीं बढ़ पाती है। तो मनुष्य की कितनी प्रतिशत लंबाई जीन्स के द्वारा निर्धारित होती है? तो 70 से 80% लंबाई जो कि मनुष्य की जीन्स के द्वारा निर्धारित होती है। राइट ऑप्शन बी है। मानव वृद्धि हार्मोन के नैसर्गिक उत्पादन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? खनिज, पोषण, व्यक्ति कितनी शारीरिक कसरत करता है, उसे रात में पूरी नींद मिल पाती है या नहीं, आहार या प्रोटीन की मात्रा। तो मानव वृद्धि हार्मोन के नैसर्गिक उत्पादन में जो कि व्यक्ति कितनी शारीरिक कसरत करता है, उसे रात में पूरी नींद मिल पाती है या नहीं, ये कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। लंबाई निर्धारित करने में किस हार्मोन का सबसे बड़ा योगदान रहता है? एस्ट्रोजन, यौन हार्मोन, थायराइड हार्मोन या मानव वृद्धि हार्मोन। तो लंबाई निर्धारित करने में मानव वृद्धि हार्मोन का सबसे बड़ा योगदान होता है। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की हिंदी की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।